हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। और जैसा कि हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी की जो बुक है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी का जन्म 2 जुलाई 1919 जौनपुर में हुआ। मृत्यु 5 अप्रैल 2008 वाराणसी में हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने शुरुआत की है। भूमिका को मैंने नहीं लिया है क्योंकि फिर भी मैं आपको भूमिका से जो प्रश्न अगर यहाँ से बनेगा तो मैं एक लाइन में फटाफट जो महत्वपूर्ण है वो बता देती हूँ। बच्चन जी ने कहा है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास क्या है, एक चुनौती है। तो हो सकता है कभी एक नंबर के कोटेशन में, एक नंबर नहीं, एक लाइन में ये पूछ सकते हैं कि किसने कहा है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो बच्चन जी ने कहा है। तो उसी के आगे फिर मैं बढ़ूँगी। फिर यहाँ पर उनकी पूरी भूमिका दी हुई है। तो मुझे मोस्ट लगा सबसे पहले जो स्टार्टिंग वो यहीं से, कि हिंदी भाषा और जाति साहित्य। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर बच्चन जी का। सबसे पहले देख लेंगे यहाँ से कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के विभिन्न जातियों का उदय होता है। यहाँ पर बच्चन जी ने माना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। तो यहाँ पर आधुनिक भारतीय जातियों का उदय किसके माध्यम से होता है, तो ये पता होना चाहिए। आर्य भाषाओं के माध्यम से बताया किसने? बच्चन जी ने। उसके बाद तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती हैं। यहाँ पर साथ ही बात कर रहे हैं बच्चन जी कि जितनी विभिन्न जातियाँ हैं वो अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन पर अपनी, यानी कि जो संवर्धन है इनका, उन पर क्या होता है कि अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत हो उठती हैं। आचार विचार के संवर्धन मीन्स कि वो उसके बारे में, अपना सुरक्षा है, अपनी जागरूकता है, उसके बारे में वो कहीं ना कहीं सचेत हैं। तो यहाँ पर आगे देखेंगे भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ। यहाँ बच्चन जी बात करें कि भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण जाति का दूसरी जाति से संबंध होना अनिवार्य है। किस कारण? अब अगर प्रश्न यहाँ से बन जाए, हालांकि बनेगा नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि बच्चन जी ने किन आधारों पर एक जाति का दूसरे संबंध होना आवश्यक माना है। तो किस आधार पर? भौगोलिक स्थिति और आपकी ऐतिहासिक स्थिति, ये दो कारण हैं जो बच्चन जी ने कहा है कि दूसरी जाति संबंध होना आवश्यक माना जा सकता है या अनिवार्य है। पर उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। यहाँ बच्चन जी कह रहे हैं कि पर उसका जोर क्या होता है? अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। आगे देखेंगे यहाँ से हिंदी अन्य भाषाओं में से दो अर्थों में भिन्न है। यहाँ बात हो रही है हिंदी की, कि हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है, क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अब यहाँ पर हिंदी अन्य भाषाओं से कितने प्रकार से बच्चन जी ने भिन्न माना है? कितने अर्थों से? तो दो अर्थों से भिन्न माना है। अब किस तरीके से? तो एक आपका क्षेत्रीयता हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा भाषा समुच्चय के आधार पर। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। तो बच्चन जी ने अन्य भाषाएं कैसी मानी है? एक क्षेत्रीय। और हिंदी को कैसा माना है? बहुक्षेत्रीय। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई हैं। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है तो हिंदी प्रदेश अनेक भाषाओं और बोलियों, राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। यहाँ पे फिर बात आती है किसकी? वरानी को इस भाषा व्यवस्था कहते हैं, यानी कि जो आचार्य, पंडित आचार्य रहे होंगे, वरानी को इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पर केवल एक बेस तैयार किया है बच्चन जी ने, जो बेसिक होता है वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी किन किन क्षेत्रों में किस किस आधार पर क्या क्या मौलिकता लिए हुए है और किस तरह उसके आधार है। तो वही चीज़ें यहाँ पर शुरुआत में उन्होंने हिंदी की जो अपना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से बताने का प्रयास किया है। आगे देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं
संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। तो यहाँ पर जो प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश का जो क्षेत्र था वो कैसा था, सार्वदेशिक था, मतलब सभी जगह था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ। मोस्ट लगा मुझे यहाँ पर, तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ अपनी पेंसिल से बुक में। तो यहाँ पर कि संस्कृत से प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ। तो यहाँ से देखेंगे जातीय भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता है। यहाँ से पूरा क्रम बन जाता है, संस्कृत क्रम बनाते हैं, संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, ठीक है। तो किया जाता रहा और इसके लिए सिद्धांत भी बढ़ गए थे, किंतु अब यह धारणा है कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया है। विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे को अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक निरंतरता के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। आराम से यहाँ क्या आपकी कोटेशन बन सकती है, यहाँ से एक परिभाषा आराम से बन सकती है, किसने कहा है या किसने हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना, किसको, व्याकरण ढांचे से अपभ्रंश को, अपभ्रंश साहित्य को किसने हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना। एक हम अगर निकालेंगे प्रश्नों को तो आराम से निकल आएंगे। तो एक प्रश्न तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा कि किसने नहीं माना, एक प्रश्न बन जाएगा पूरी कोटेशन आपको दे देंगे और पूछ लेंगे ये किसने कहा है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी जैसा कहा जा चुका है कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे अलग अलग हैं, फिर भी वे शब्द समूह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान की वैविध्य भी जातीय एक सूत्रता से जुड़ी हुई है। अवधी भाषा ब्रजी समझ लेता है और ब्रज भाषा अवधी साहित्य। मैथिली साहित्य भी ब्रजवासियों के अवध निवासियों की समझ में आ जाता है। ब्रज भाषा अवधी में लिख सकता है और अवधी क्षेत्र में रहने वाला ब्रजी भी लिखता रहा है। फिर आगे तुलसीदास जी ने तो समान अधिकार से अवधी और ब्रजी दोनों पर, यानी कि तुलसीदास जी का दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तो ये प्रश्न आराम से बन जाएगा कि तुलसीदास का विशेष अधिकार किन भाषाओं पर था, तो ब्रजी पर भी और अवधी पर भी था। आगे देखेंगे यहाँ से, एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति